हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर की। एलएलबी फर्स्ट ईयर और इसका जो सेम है फर्स्ट है, और इसका फर्स्ट सेम का जो फर्स्ट पेपर है ज्यूरिस का फर्स्ट पेपर है। अब से पहले हम काफ़ी क्वेश्चन ज्यूरिस्प्रूडेंस पे डाल चुके हैं। ये एक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो हम आज कराने वाले हैं आपको, प्राकृतिक विधि सिद्धांत। अगर आपने हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, जिससे कि जब हम अपनी कोई वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चले। ठीक है, वीडियो पर चलते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। अब से पहले मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, हमें कैसे करना है, क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्राकृतिक विधि सिद्धांत, महत्व, अर्थ, परिभाषा, उपयोगिता, विकास, सामाजिक संविदा का प्रभाव, 19वीं शताब्दी का कालखंड एवं 20वीं शताब्दी में विधि सिद्धांतों का पुनरुद्धार, स्थान, स्थिति, हिंदू भारतीय विधि में महत्व, उपलब्धियों, वर्तमान स्थिति इत्यादि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत ही टिपिकल है। एक बात ध्यान रखना, इसमें से ये नहीं है एक लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से कोई दो बातें दे देगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता देगा। देखिए, प्राकृतिक विधि सिद्धांत के महत्व, अर्थ, परिभाषा लिखिए। प्राकृतिक विधि सिद्धांत, सामाजिक संविदा का प्रभाव बताइए। प्राकृतिक विधि सिद्धांत, उपयोगिता बताइए। ऐसे कर करके ये आपके क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारी बातों को एक क्वेश्चन में समाहित कर दिया है, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि सिद्धांत फ्रेडमैन के अनुसार, ठीक है, प्राकृतिक विधि का इतिहास वस्तुतः मानव द्वारा शुद्ध न्याय की खोज तथा इसमें उसकी सफलता की कहानी मात्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के साथ प्राकृतिक विधि संबंधी धारणा में भी परिवर्तन होते रहे हैं, जिन्हें विचारकों ने सदैव ही स्वीकार किया है कि प्राकृतिक विधि के नियम वास्तविक सूत्रबद्ध विधि से कहीं अधिक उत्कृष्ट तथा ग्राह्य होते हैं। प्राकृतिक विधि का महत्व, रोम की सिविल विधि को सर्वदेशीय व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्राकृतिक विधि का ही सहारा लिया गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसी तरह मध्य युग में जर्मनी में चर्च और रोम के बीच आपसी संघर्षों के समय इन दोनों ही पक्षों ने प्राकृतिक विधि का उपयोग एक शास्त्र के रूप में किया गया तथा स्वयं को दूसरे पक्ष की तुलना में श्रेष्ठतर सिद्ध करने का प्रयास किया। अंतरराष्ट्रीय विधि की वैधता को पूर्णतः प्राकृतिक विधि सिद्धांत पर ही आधारित है। अमेरिका के न्यायाधीशों ने अमेरिकी संविधान के निर्वचन में प्राकृतिक विधि के नियमों का सहारा लेते हुए विधानमंडल द्वारा मनुष्य की आर्थिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। विधि शास्त्रियों ने प्राकृतिक विधि को अपनी विचारधाराओं के अनुसार अनेक भागों में विभक्त किया है। प्राकृतिक विधि को प्राधिकारिक तथा अव्यक्तिवादी, प्रगतिशील तथा रूढ़िवादी, धार्मिक तथा विवेकशील, निरपेक्ष तथा सापेक्ष आदि वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जोरोम हॉल के अनुसार विधि में सामाजिक मूल्यों की परिकार्य भूमिका रहती है, जो विधि को नैतिकता से पूर्णतः पृथक किए जाने से रोके रहती है। देखो, आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन घंटी को दबा दो, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का तुरंत पता चल जाए और आप अपने सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सको, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि का अर्थ, विधि क्षेत्र में यह धारणा प्रारंभ से चली आ रही है कि
मानव द्वारा निर्मित विधि स्वयं में पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए इसमें विद्वानों ने कुछ प्रयास किए जो वास्तविक जीवन में लागू हो सकें। प्राकृतिक नियम की धारणा का उदय यूनान से हुआ। प्राकृतिक विधि का जो आगमन था, जो स्टार्ट हुई थी, वो यूनान से हुई थी। सोफोक्लिस के अनुसार कुछ ऐसे अलिखित कानून भी हैं जो सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। अरस्तु के पश्चात यूनान में स्टोइक विचारधारा ने जोर पकड़ा। इसके समर्थकों द्वारा कुछ ऐसे नियम होते हैं जो प्राकृतिक जीवन और मनुष्य सभी के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। उन्होंने इन सर्वव्यापी न सर्वकालिक नियमों को प्राकृतिक विधि की संज्ञा दी है। उनका विश्वास था कि समस्त विश्व ऐसे ही व्यापक बुनियादी नियमों से बंधा हुआ है। स्टोइक्स के अनुसार ये नियम तर्क या विवेक पर आधारित है। इन्होंने देवी नियम भी कहा जा सकता है क्योंकि ये ईश्वर के ऐसे आदेश हैं जो मानव पर लागू होते हैं। मानव अपनी बुद्धि के आधार पर ऐसे नियमों का सर्जन कर सकता है। कालांतर में मध्यकालीन तथा आधुनिक विचारों ने प्राकृतिक विधि के विषय में अपनी अपनी व्याख्याएं दी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक विधि की परिभाषा। प्राकृतिक विधि की परिभाषा के विषय में विधि शास्त्र एक मत नहीं है। देखो, प्राकृतिक विधि की भाषा के लिए एक मत नहीं है और अपनी अपनी परिभाषाएं, ये धारणाएं परिभाषित की हैं क्योंकि समाज परिवर्तनशील है और ऐसा ही बना रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा है। समाज परिवर्तनशील है। समाज में हर 10 या 20 साल में कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिल जाता है। इटालियन विधिवेत्ता डेल बेचिचियो के अनुसार प्राकृतिक विधि को कसौटी मानकर हम प्रमाणात्मक विधि का मूल्यांकन और उसकी आंतरिक न्यायिक प्रयोज्यता का अनुमान लगा सकते हैं। यदि प्राकृतिक विधि को उच्च स्तरीय मूल्यों, नैतिकता, आदर्शता, न्यायिकता आदि का समीक्षण कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें समानता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, सामाजिक न्याय आदि का समावेश निहित है। कोहेन के अनुसार प्राकृतिक विधि कोई अधिनियमित या संकलित विधि न होकर कार्यों या घटनाओं को मानव दृष्टि से देखने की पद्धति मात्र है जिसमें नैतिकता, न्याय, औचित्य, सदाचरण, समता, स्वतंत्रता आदि विद्यमान रहती है। देखो, एक बात बता रहा हूँ, ये थोड़ा जो इस क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन और है छोटा सा, उसको और देख लेते हैं। ये है, इसे देख लेते हैं। प्राकृतिक विधि सिद्धांत का विकास। देखो, प्राकृतिक विधि का कैसे कैसे विकास हुआ है ये देख लेते हैं। ये हमारे नॉलेज बेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनानी काल हेराक्लिटस, ये 530 से 470 ईसा पूर्व थे। ठीक है, इन्होंने प्रकृति के तीन प्रमुख उद्देश्य बताए। यहाँ पे छूट गया है या प्रमुख बताए। इन्होंने प्रकृति के 3 प्रमुख बताए: अंतिम लक्ष्य, अवस्था, तर्क या युक्ति। ठीक है, ये थे। स्टोइक जो काल था वो था सुकरात। इसको देखो, यहाँ पे यूनानी काल बोलेंगे और यहाँ पे स्टोइक काल बोलेंगे। यहाँ पे जो पहले थे सुकरात, इनका जो समय था 470 से 399 BC था। ठीक है, फिर थे प्लेटो 427 से 347 BC। ठीक है, फिर थे अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व BC। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड काल पे, रोमन काल में जो सिसरो थे जो 106 BC से 43 BC, और इनका ग्रंथ डिलेगिवस। ठीक है, इनका जो ग्रंथ है डिलेगिवस है। इसमें आ जाते हैं आगे बी पे अल्पियन 170 AD से 223 AD। ठीक है, फिर आ जाता है अंध युग, एम्ब्रोस, सेंट ऑगस्टीन
ग्रेगोरी, मध्य युग सेंट थॉमस क्विनास 1226 से 1274। ये देखो कभी कभार ऐसे आ जाता है कि स्टॉक काल, या जैसे ऐसे आता है। यूनानी काल के बारे में आप क्या जानते हैं? यूनानी काल के बारे में बताइए। या स्टोइक काल के कोई दो विधिवेत्ताओं के नाम बताइए। रोमन काल के दो विधिवेत्ताओं के नाम बताइए। अंधयुग का काल बताइए, अंधयुग के दो विधिवेत्ताओं के नाम बताइए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। एक और रह गया है पुनर्जागरण काल, ठीक है। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रभाव। नंबर 1 हार्गो ग्रोसिसियस 1583 से 1645। थॉमस हॉब्स 1588 से 1679। जॉन लॉक 1632 से 1704। जीन रूसो 1712 से 1788। डेविड हार्वम 1711, हाउम भी बोल देते हैं, हार्वम भी बोल देते हैं। डेविड हाउम 1711 से 1776। इमैनुअल कांट 1724 से 1804। ये था प्राकृतिक विधि सिद्धांत। देखो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंटों में से है, लेकिन एक इसकी खास बात है, जब हमारा जो पेपर आता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब आता तो है, लेकिन कभी कभार आता है, कम बार आता है। लेकिन ये 10 नंबर वाले क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये जो हमारे 10 नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंटों का काम करता है। हालांकि इस बार क्वेश्चन को एक बार या 1 टाइम या 2 टाइम रीड कर लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रीड करने वाला क्वेश्चन है। और देखो आपको फिर बता रहा हूँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस मांगती है रिवीजन। जितना आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में रिवीजन कर लोगे उतना ही आप आसान पेपर को बना लोगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई हार्ड नहीं है। अब देखो आपने एक बार क्वेश्चन किसी को पढ़ा और छोड़ दिया, भाई इसे धीरे धीरे पढ़ना है और ये मांगता है रिवीजन। जब तक आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। और ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक खास बात क्या है, आप जब पेपर लिखो, या तो अगर आपको क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का आंसर याद है तो सटीक सटीक लिखना, या अपनी तरफ से उन बातों को अपने शब्दों में व्यक्त कर देना। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे तुक्केबाजी मत करना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं ये है, ये नहीं ये। भाई बिल्कुल आपको 0 बटा सन्नाटा दे देगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। और दूसरी बात, लॉ के अंदर एक बात कही गई है, कम लिखो लेकिन सटीक लिखो, कम लिखो सटीक लिखो, ठीक है। अगर आप में से कोई अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, वो जानते हैं जैसे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में सटीक बात मांगते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मांगते हैं, उसी प्रकार लॉ के अंदर है, ठीक है ना। जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब देना है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें बताते रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी डाल चुका हूँ, कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो भी डाल चुका हूँ। ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रीवियस पेपर हैं वो भी मैं यूट्यूब वीडियो पे डाल चुका हूँ। हालांकि अब मैं कह सकता हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक भी क्वेश्चन आपके हाथों से, आपके पेपर से बच के नहीं जाने वाला है। आप यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। और आपसे बस मैं एक कहना चाहता हूँ, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अपनी इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है ना। वीडियो को अंततः देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।